हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बलरेखा के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप जो भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी ड्यूरेशन आप पढ़ेंगे सब में ये टर्म इस्तेमाल किए जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए पहले मुझे बताइए कि क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। हर चीज का अपना क्षेत्र होता है, तो पहले समझ लेंगे क्षेत्र क्या होता है, फिर आएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए आपके घर का कोई तालाब है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं तालाब का क्षेत्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जहां तक पानी रहेगा वहां तक उसका क्षेत्र माना जाएगा। मान लीजिए कोई तालाब की बाउंड्री है ये, ठीक है, और ये यहाँ तक इसका पानी है, इसमें किस तरह से, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आइडिया आपका, इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि क्षेत्र होता क्या है। ये मान लो मैंने पानी बना दिया, ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल दिखेगा, ये दृश्य होगा पानी, है ना, दिखेगा ना पानी तालाब में। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि इसमें यहां तक पानी है, इसका मतलब पानी का क्षेत्र या तालाब का क्षेत्र यहां तक है। ठीक है, ये बात समझ गए, ये हो गया तालाब का क्षेत्र। अगर मान लो हम बना दें कोई मोमबत्ती, जैसे कि ये बना दे रहे हैं, यहां पे ये बना दिया मैंने इस तरीके से, ये बना दिया, ठीक है, ये हो गई इसकी लौ, है ना, ये क्या हो गई इसकी, ये मोमबत्ती है। ठीक, अभी मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि लौ का क्षेत्र कहां तक है, तो इसका मतलब एक तो आपको दिखेगा ये पहला, तो कहेंगे सर ये देख रहे हैं, ये यहां तक है लौ का क्षेत्र। ये बात क्लियर, दोनों बात समझ गए, ये दिख रहा है आपको, तो कहेंगे सर लौ का क्षेत्र यहां तक है, पानी का क्षेत्र यहां तक है। लेकिन अब मान लो आपके आंख पे हम पट्टी बांध दें, अब आपको बताना हो कि पानी का क्षेत्र कहां तक है और लौ का क्षेत्र कहां तक है। अभी आंख पे काली पट्टी है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ठीक, एक गेम की तरह है मान लो ये। तब क्या करेंगे, आप अनुभव अपना इस्तेमाल करेंगे वहां। कैसे, जब पानी की बात आएगी, तालाब के क्षेत्र की बात आएगी, तो आप तालाब के समीप में जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर हैं, इस जगह पर है, कोई पॉइंट ले लेते हैं, पहले आप यहाँ पर है, फिर आप यहाँ है, फिर आप यहाँ है, तो क्या यहाँ आप बोलेंगे ये तालाब का क्षेत्र है या आप पानी में हैं, कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको उसका आभास नहीं होगा, वो फील नहीं आएगा पानी का, तो कहेंगे यहाँ पानी का क्षेत्र नहीं है। क्या यहाँ कहेंगे, यहाँ भी नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे, यहाँ भी नहीं कहेंगे। जैसे ही आप पानी में अपना पैर रखेंगे आपको पानी फील होगा, महसूस होगा, पानी में आ गए, है ना, तब कहेंगे हाँ सर अब आ गए हम इस तालाब के क्षेत्र में या पानी के क्षेत्र में। ठीक है, जबकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने अपने अनुभव या महसूस जो किया उसके आधार पर बताया कि यहाँ पे पानी का क्षेत्र है। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे लौ में। यहाँ भी मान लीजिए हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें जिससे आपको दिखाई ना पड़े। अब आपको पता लगाना है कि पानी का लौ या आग का क्षेत्र कहाँ तक है। अब क्या करेंगे, इस बार आप देख के नहीं बताना है आपको, तब क्या करेंगे, अब यहाँ तो पानी था, आप चले गए, अभी यहाँ भी वही करेंगे। आप मान लीजिए अपना हाथ यहाँ पर लेके आते हैं, आपको मान लीजिए गर्माहट का एहसास नहीं होता है, तो कहेंगे नहीं अभी यहाँ लौ का क्षेत्र नहीं है, थोड़ा और लाएंगे, अभी भी नहीं होता है, तो कहेंगे नहीं सर अभी भी लौ का क्षेत्र नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा और संपर्क में आएंगे उसके, और आपको लगेगा कि आपके हाथ पे थोड़ा सा आभास होगा, किसका, गर्माहट का, टेम्परेचर का, तब बोल देंगे सर क्योंकि अब यहां से शुरू हो गया हमारे हाथ पे गर्मी या ताप का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये किसका क्षेत्र है, इस लौ का क्षेत्र है। समझ गया बेटा क्षेत्र क्या होता है। अब समझते हैं किसी भी आवेश का क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो समझिए इसको क्या होता है, यही समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई आवेश है ये, ठीक, कोई आवेश हमने लिया, उसको मान लिया Q। आप चाहे कोई एक आवेश लो या कई आवेश, जिसको कहते हैं आवेश समुदाय। फिर क्या करना है, इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र, जहां तक कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करे, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर दूसरा वाला आवेश जो आप इसके समीप लेके आएंगे एक बल का अनुभव करता है, तो कहा जाएगा
यहां तक पहले वाले आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र है। ये कैसे पता लगाएंगे? मान लेते हैं पहले से यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, अब इसका हमको पता लगाना है क्षेत्र कहां पर है, वही कहलाएगा इसका वैद्युत क्षेत्र। तो उसके लिए आपको कोई दूसरा आवेश लेके आना होगा, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्यों? क्योंकि इससे हम परीक्षण करेंगे, चेक करेंगे कि कहां तक इस वाले आवेश का क्षेत्र है, जिसको हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पहले आवेश आप यहां रखते हैं कोई दूसरा, उसको हम बोलते हैं Q नॉट, इसको कहा जाएगा परीक्षण आवेश। और इसको याद कर लीजिए, जब भी अब हम बात करेंगे परीक्षण आवेश की तो उसका परिमाण Q नॉट माना जाएगा और वो धनात्मक लिया जाएगा। इतना बात आपको नोट कर लेना है। अब देखो, मान लो पहले यहां आपने रखा, अभी इस पर कोई बल नहीं लगा, इसका मतलब यहां पर कोई क्षेत्र नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। फिर आप लेके आए, यहां पर रखा, यहां भी कोई बल का अनुभव नहीं हुआ, मतलब यहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। फिर आप यहां आए, यहां भी वही हुआ। लेकिन जैसे ही आप यहां प्रवेश करते हैं, तुरंत यहां पे Q नॉट पर एक बल का अनुभव होता है। बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण, वो डिपेंड करता है कि दोनों की प्रकृति कैसी है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अगर दोनों चार्ज, दोनों आवेश समान आवेश हैं, दोनों की प्रकृति समान है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब उनके बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का। तब ये क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा? इस पर दूर की तरफ बल लग रहा है, ये इससे क्षेत्र से हटने का प्रयास करेगा। अगर दोनों समान है तो, अगर मान लो ये वाला प्लस ये वाला माइनस हुआ तो आकर्षण का अनुभव करेगा, ये वाला आवेश इसकी तरफ खींचा आएगा, मतलब बल का अनुभव होना है बस। तो समझिएगा, किसी भी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करे, उसको बोलेंगे उसका वैद्युत क्षेत्र, पहले वाले आवेश का। बात समझ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देखिए, ये आपको दिखा तो है नहीं, वैद्युत क्षेत्र आपको दिखेगा नहीं, तो पता लगाने के लिए आपको कोई दूसरा आवेश लाना ही पड़ेगा। और उसको जब पहले वाले आवेश के निकट आप लाते जाएंगे, तो जैसे ही आपको लगे कि अब बल का अनुभव होने लगा दूसरे वाले आवेश पे जो आप लेके आए हैं उसके निकट, तब कह देंगे हाँ, ये पूरा एरिया ऐसा है जहां पर कोई दूसरा आवेश लाइएगा तो यहां पर बल लगेगा, मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा एरिया जो है इस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, परिभाषा अगर लिखना तो आप लिख लीजिए, एक लाइन की है, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करे, पहले वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ये बात क्लियर है? समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? अब पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखा, चलो देखते हैं क्या होती है ये, फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखा समझते हैं हम। वैद्युत बल रेखा, ध्यान समझिएगा बहुत। देखो, इसके लिए पहले वैद्युत क्षेत्र का होना अनिवार्य है। आप ये भी कह सकते हैं एक लाइन में कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम वैद्युत बल रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर मान लो इस ग्रीन बोर्ड में वैद्युत क्षेत्र है, तब उसको दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वैद्युत बल रेखा का। पहला चीज ये कि जो बल रेखा होगी वो किसके लिए होगी? किसी भी वैद्युत क्षेत्र को निरूपित या प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, जैसे एक बात समझिएगा, अगर उनको यहाँ बोर्ड में पानी दिखाना हो तो पानी कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे सर पानी को हम ऐसे दिखाते हैं, यही तरीका दिखाने का ना। वैसे ही अगर हमको दिखाना हो वैद्युत क्षेत्र तो उसके लिए हम इस्तेमाल करें किसका? वैद्युत बल रेखा का। ठीक, ये रेखाएं कैसी होती हैं? ये होती है निष्कोण वक्र। कैसी होती हैं? निष्कोण वक्र, मतलब ये कोई कोण नहीं बनाएंगे, ये घुमावदार होती है इस तरीके से। ये मान लो ये है मान लीजिए बल रेखा। ये वक्राकार होती हैं। कैसी होती हैं? वक्राकार। और ये काल्पनिक भी होती हैं, ये बात समझिएगा, कल्पना बहुत करना हमको। ये कैसी होती हैं? काल्पनिक। ये माना गया है कि ऐसी होती हैं। ठीक, अब अगर मान लो ये बोर्ड में मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने उसको दिखाया वैद्युत बल रेखा के द्वारा। हमने 4 रेखाएं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ली हुई हैं, और भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, बहुत सारी बना सकते हैं।
ध्यान रखना है, किसी को काटना नहीं है। वो क्यों नहीं काटना बताता हूं अभी, अब बात समझे। ये मान लो बल रेखाएं हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में। अब अगर मान लो यहां पर कोई एकांक धन आवेश है, जैसे कि ये मैंने बना दिया, क्योंकि आवेश दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने कैसा आवेश लिया है? धन आवेश लिया है। कैसा आवेश लिया है? धन आवेश लिया। अब अगर यहां पर कोई धनावेश है और इस पर कोई बल लगे और ये मूव करना चाहे, ये उस क्षेत्र में गतिमान होना चाहे, ठीक है, तब क्या होगा? ये धनावेश हमेशा किसी बल रेखा पर ही चलेगा। मतलब धन आवेश का जो रास्ता होगा चलने का वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वो रास्ता क्या होगा? बल रेखा। ये बल रेखा पर ही चलेगा, या तो इस वाली पे चल जाए, या तो इस वाली पे, या तो इस वाली पे, या तो इस वाली पे। मतलब ये या तो यहां जाएगा, इसके रास्ते जाएगा, या तो इसके रास्ते, या तो इसके रास्ते, या तो इसके रास्ते, या तो इसके रास्ते, और ये जितनी बल रेखाएं हैं उनमें से किसी एक के थ्रू ही ये चलेगा, मूव करेगा। मतलब इसका रास्ता क्या होगा? बल रेखा। लेकिन जहां बल रेखा नहीं है, मान लो कि ये नहीं है, तो ये यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जा सकता, ये ना यहां जा सकता है, ना यहां जा सकता है, ना यहां, ना यहां। मतलब जो बल रेखा है वो एकांक धन आवेश के चलने का रास्ता होता है, या रिवर्स में कहिए कि एकांक धनावेश हमेशा बल रेखा के थ्रू ही गमन करता है किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया हो, क्योंकि आवेश है तो बल लग सकता है इस पे, है ना। तो जब बल लगेगा तो पहले तो सर आपने ये बता दिया कि धन आवेश हमेशा बल रेखा के थ्रू जाएगा, बल रेखा उसका रास्ता है। तो हम किसी पॉइंट पर बल रेखा किसी बिंदु पर, जैसे मान लो हमको एक पॉइंट लेते हैं सर, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, मान लो ये धन आवेश चलता है इस वाली बल रेखा के थ्रू और यहाँ पहुंचता है। तो सर ये बताइए, यहाँ पर अगर हमको पता लगाना हो कि इस धन आवेश पर बल की दिशा क्या होगी तो कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए बेटा समझो, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आपको बल की दिशा चाहिए तो पहला काम वहां पर आपको खींचना है स्पर्श रेखा। क्या खींचना है? टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा। देखो जैसे यहां पता लगाना है तो आप खींच दो, ये हमने खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो जो दिशा स्पर्श रेखा की होगी वो उस बिंदु पर उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट पर आपको बल की दिशा पता लगाना है तो पहले यहां खींचेंगे आप टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो टच करती हुई जाए। तो जो दिशा इसकी होगी वही इस वाले पॉइंट पर, जब ये चार्ज पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे ये धनावेश जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इस बिंदु पर, इस पर ये डायरेक्शन में बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा। बात समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? ये बात क्लियर है कि बल रेखा क्या होती है? ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण वक्र होता है जिस पर की एकांक धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है या फ्री होता है, और बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले उस आवेश, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बल रेखा समझ गए। अब पढ़ते हैं बल रेखाओं के गुण, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग बल रेखा दिखाएंगे तो वहां धन आवेश पर बल रेखा कैसी होगी, ऋण आवेश पर कैसी होगी, वो हमको समझना है। या कहीं पर धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे के निकट आ जाएं तो वहां बल रेखा कैसे बनाना है वो हमको समझना है। मतलब बल रेखाओं के गुण हमको पढ़ना है। अभी आपको केवल इतना समझना है, बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जहां पर एकांक धनावेश चलने के लिए फ्री होता है। मतलब अगर एकांक धनावेश है या कोई भी धनावेश है तो हमेशा इन्हीं बल रेखाओं के थ्रू ही किसी क्षेत्र में गमन करेगा, आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक, अब बात कर रहे हैं बल रेखाओं के गुण के बारे में कि बल रेखा की प्रॉपर्टी क्या क्या है। बहुत ध्यान से समझना है बल रेखा के गुण। तो देखो जरा क्या क्या गुण होता है। मुझे लगता है केवल आप सुनिएगा, आपको सुनने से याद हो जाएगा। कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुन लीजिए। कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण उसको आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल रेखा के गुण,
बल रेखा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम बनाएंगे लाइन डायग्राम, फिर उसको लिखने का प्रयास करेंगे। दोनों बातें समझना है क्योंकि एग्जाम में लिखना भी अनिवार्य होता है ना, तो पहले समझना है फिर लिखना है। याद रखिएगा, साइंस में खासकर फिजिक्स में अगर रट्टा मारा आपने तो बहुत दूर आप जा नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे रुक जाएंगे। आज याद करें कल भूल जाएंगे, प्रेशर बिल्ड होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है रट के कुछ बहुत कर लें, लेकिन हमेशा माइंड में प्रेशर रहेगा। इस बात का प्रेशर रहेगा कि आज आपने 4 घंटा पढ़ा, खूब याद कर लिया बढ़िया से, लेकिन आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद तक आपको याद ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए पहले आप समझें, चित्र अगर दिमाग में आ गया, उसका फिगर, उसका इमेज दिमाग में आ गया, तो उसको देख के आप बना के लिख सकते हैं परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है एग्जाम में। जैसे जो हमने नोट में लिखवाया, या कोई भी टीचर, कोई भी सर, जहां भी आप पढ़ते हैं उन्होंने जो भी पढ़ाया आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वही लाइन लिखें। वो केवल एक बताने का तरीका, समझाने का तरीका होता है कि हाँ इसमें आपको ये समझना है, उसको समझिए, अपनी भाषा में लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका एक भी नहीं घटेगा। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे डरते हैं इस बात से कि सर ने तो ये लिखाया था, हमने ये लाइन गलत लिख दी, तो ये इसमें बिल्कुल भी मत डरिए आप, उसका एक भी नंबर आपका घटेगा नहीं। मीनिंग सेम होना चाहिए, उसका अर्थ, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। आप अपनी भाषा बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई लाइन आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए पहले समझने का प्रयास करें, फिर आप उसको खुद से देख के लिखने का प्रयास करें। जब भी कभी आप ऐसा करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक डेरिवेशन, कोई भी एक न्यूमेरिकल, अगर आप खुद से उसको कर लेते हैं बिना किसी सहायता से, बिना गाइड के सहायता से, बिना सर की सहायता से, बिना किसी फ्रेंड की सहायता से, अगर ऐसा जब भी करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आपको हिम्मत आएगी और आगे कुछ क्वेश्चन करने की, डेरिवेशन करने की, आगे पढ़ने की। ठीक है, तो इसको आप करिए, आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो पहला हमारा है कि जो बल रेखाएं हैं, अगर 2 चार्ट की बात करें हम, जो कि होते ही हैं 2 चार्ट, एक हमने मान लिया धनावेश है, एक मान लेते हैं कैसा है, ऋणावेश है। अब ये हम इसको थोड़ा सा गोलीय करते हैं इस तरीके से ताकि समझ पाए बेहतर ढंग से इसको हम। ये है धनावेश और ये क्या है, ये है ऋणावेश। ठीक, तो जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश में इसके लंबवत या त्रिज्यता हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। मतलब ये किस तरह से, देखो भैया, ये निकल जाएंगी बाहर की तरफ। एरो का विशेष ध्यान है, ये एरो आपको लगाना है बाहर की तरफ। कहाँ लगाना है, बाहर की तरफ। मतलब एकांक धन आवेश में बल रेखाएं हमेशा त्रिज्यता और बाहर की तरफ होती हैं। हमने एक शब्द यूज किया त्रिज्यता, इसका मतलब अगर ये धन आवेश किसी गोले पर या गोलीय किसी चालक पर है, तब इसको पीछे बढ़ेगा बल रेखा तो हमें सेंटर पे आके मिलनी चाहिए। देखो जरा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ मिलेगी, सेंटर पे। इसको बोलते हैं त्रिज्यता। तो बल रेखा हमेशा त्रिज्यता होगी और बाहर की तरफ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन आवेश में बल रेखा बाहर की तरफ जाएगी और त्रिज्यता होगी। दूसरा ऋण आवेश रहेगा, इसका रिवर्स जाएगा, वहां भी त्रिज्यता तो होगी लेकिन भीतर की तरफ होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इसमें एरो का विशेष ध्यान रखना है। ये देखो बेटा, जो मैं एरो बना रहा हूं ना, ये इसी का पूरा खेल है, इसमें पूरी की पूरी कहानी इसी की है। अगर इसमें आपने गड़बड़ी कर दी तो सब गलत हो जाएगा। अगर धन आवेश है तो बल रेखा त्रिज्यता बाहर की तरफ निकालनी है, और अगर ऋण आवेश है तो बल रेखा भीतर की तरफ लानी है, जैसा कि बना हुआ है ये। ठीक है, ये धनावेश के लिए, ऋणावेश के लिए एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है, धन आवेश, ऋण आवेश और बल रेखाओं को निरूपित कीजिए, तो ऐसे कर देंगे आप। या रिवर्स क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोई बल रेखा बना दिया, आपसे पूछेगा क्या बल रेखा इनमें से धन आवेश होता तो कैसी होती, या कौन सा इसमें सही है, वो आपको बताना लगा रहा है। तो एक पॉइंट याद रखना है बस, धन आवेश है तो बल रेखा त्रिज्यता बाहर की तरफ, ऋण है तो त्रिज्यता भीतर की तरफ। यहाँ सब त्रिज्यता का मतलब, इनको अगर आप आगे बढ़ाओ पीछे की तरफ तो ये कहाँ मिलनी चाहिए, सेंटर पे। ये देखो, इसको बढ़ाओ सेंटर पे, इसको बढ़ाओ सेंटर पे, इसको बढ़ाओ सेंटर पे। अगर नहीं मिल रही है तो आपने गलत खींचा है वहां पे। ठीक, इसका एक तरीका और भी है समझने का, कि
हालांकि उसको याद भी रखना आपको। अगर मान लो ये गोलीय चालक होता तो जो बल रेखाएं हैं यहाँ पे वो हमेशा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होंगी। कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। भी समझ लो क्या होता है ये। जैसे मान लो ये कोई गोलीय पृष्ठ है जिस पर कि धन आवेश है। अब यहाँ से आपने कोई बल रेखा निकाला तो ये जो बल रेखा है वो इस तल पर लंबवत है, होगी ही। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको खींचना है एक स्पर्श रेखा। क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। तो ये रेखा इस पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये सदैव सेंटर पे जाके ही मिलेगी। दोनों तरीके हैं, चाहे आप बोलिए कि जो बल रेखा है वो त्रिज्यता होती है, चाहे बोलिए कि वो पृष्ठ के लंबवत होती है। दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब जब पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी? जाके सेंटर पे मिलेगी। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए कि धन आवेश में बल रेखाओं की दिशा क्या होती है और ऋण आवेश में बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि एकांक धन आवेश में बल रेखा त्रिज्यता बाहर की तरफ निकलती है, जबकि एकांक ऋण आवेश में बल रेखा त्रिज्यता भीतर की तरफ प्रवेश करती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखो बेटा दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कि मान लो अगर धन आवेश और ऋण आवेश निकट आ जाए तब क्या होगा? ये खांसी आ रही बहुत यार आज। ये मान लो ये है धन आवेश, ये है ऋण आवेश। अब ये निकट आ गए। अब आपको यहां बल रेखा दिखानी है। इसके पहले एकांक था। एकांक का मतलब होता है उसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं था, उसका मतलब होता है एकांक या आइसोलेटेड। वो अलग अलग थे, दूर दूर थे, उसके आसपास कोई भी आवेश नहीं था, तो उस समय वो हो गया। यहां कैसे दिखाओगे? तो जब भी ऐसा होता है कि एक धनावेश और एक ऋण आवेश निकट आएंगे तो यहां बल रेखा धन आवेश से निकलेगी, ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाएगी। वही वाला रूल देखो, याद करो। एकांक धनावेश था, उससे निकल रही थी ना, वो जाएगी अनंत तक। ऋण था, उसमें अनंत से प्रवेश कर रही थी, लेकिन निकट आ गए तब क्या होगा? धन आवेश से बल रेखा आपको निकालना है। कहां से निकालना है? धन आवेश से निकालना है। प्रवेश कहां कराना है? ऋण आवेश से प्रवेश कराना है। इस तरीके से ये आप प्रवेश करा दीजिए। मतलब बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। इसमें कोई दिक्कत? और बना दीजिए। बल रेखाएं बहुत होती हैं, असंख्य होती हैं। अगर और बनना है तो आप इसे बना सकते हैं इधर की तरफ ये, लेकिन हर बार आपको निकालना ही है। एरो का विशेष ध्यान रखना है। एरो ही बताएगा कि बल रेखा की डायरेक्शन क्या है। अगर एरो में गलती कर दिया आपने, सब सत्यानाश हो जाएगा, ये जानते रहिए। ठीक है बेटा, एरो में गलती की सब सत्यानाश, सब गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये बल जो एरो है वो क्या बताती है? बल रेखा बाहर की तरफ जा रही है। अभी उल्टा बना दो अंदर की तरफ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं धनावेश में सब बल रेखा बाहर निकलेगी। देखिए जितनी हमने बनाई है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 3, यहाँ सब में बाहर निकाला है और यहाँ सब में प्रवेश कराया है। तो ये दूसरा नियम है। क्या नियम है? कि बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। मतलब कहां से कहां की तरफ? धन से ऋण की तरफ। ये था दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए क्या होता है। तीसरा पॉइंट मैं यही बना दे रहा हूं। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा समझते हैं क्या होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि बल रेखाएं कभी भी काट नहीं सकती हैं। जैसे जितनी बल रेखाएं हमने बनाई है यहाँ पे, क्या कोई भी कट कर रही है दूसरे को? नहीं कट कर रही है। तो ये पॉइंट है कि बल रेखा कभी भी एक दूसरे काट नहीं सकती है। अब काटती तब क्या होता? जैसे आपने बोल तो दिया कि सर कभी काटेगी नहीं, तो काटेगी तो क्या होगा? मतलब कैसे आपने जाना है काटेगी नहीं, तो वो समझते हैं क्यों। जैसे मान लो कि हम कोई दो बल रेखा लेती हैं इस तरह से, एक ये लिया हमने, एक ये लिया, हमने इसको कट कर दिया। यहां कट कर रहा है ना, ये कट कर रहा है। अगर कट करे तो क्या होगा? अब इसके पहले आपने क्या पढ़ा था बल रेखा के बारे में? कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगी या प्रदर्शित करेगी। यही सीखा था ना। अब
अगर मान लो दो बल रेखाएं कट करती हैं तब क्या होगा, जहां पर कट करेंगी मतलब कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। मतलब ये देखो, एक जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल जाएगा, और एक जाएगा, मतलब ये वाला वक्र लेंगे अगर आप, ये वाली रेखा ध्यान दीजिएगा, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2। अगर ये वाला वक्र लेते हैं, ये वाली रेखा लेते हैं, तो इस पर टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, ये खींच दिया आपने। अगर ये वाला वक्र लेते हैं तो इस पर टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, ये खींच दिया हमने। कोई दिक्कत? तो आप क्या देख रहे हैं, अगर बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है मतलब काटती हैं, तब कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। इसका मतलब यहां पर बल की दो दिशाएं होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्पर्श रेखा की दिशा बल की दिशा होती है। तो देखो जरा, अगर यहां पर दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर हैं, मतलब एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं हैं, जो कि संभव ही नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है किसी एक पॉइंट पर बल की दो दिशाएं हो, मतलब दो तरफ बल लग रहा हो। अगर ऐसा होगा तो बल सदिश रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सदिश राशि की परिभाषा है किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में वो लगना चाहिए, दिशा उसकी फिक्स होनी चाहिए। तो जरा देखो, अगर इस वाले, अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगी, और ऐसा होने पर वहां पर बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ये देखो, एक बल की दिशा ये और दूसरी वाली ये, दोनों ही इसी पॉइंट पर है। मतलब जब यहाँ चार्ज कोई पहुंचेगा तो उस पर एक बल लगेगा इधर की तरफ, एक बल लगेगा इधर की तरफ, जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां से निष्कर्ष निकाला गया कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर कट करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब वहां बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात क्लियर। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है प्रॉपर्टी ये, अगर मान लो कोई धनावेश लेते हैं, मान लीजिए हम एक धनावेश यहां पर और एक धनावेश यहां पर ले लिया आपने। अब अगर बल रेखा दिखाना हो तो कहेंगे सर धनावेश है, दूर की तरफ दिखा दीजिए इस तरीके से। एक बात जो कि अभी मुझे बताना है वो ये, हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर कहीं पर दो समान आवेश हैं तो बताओ बेटा उनके बीच कैसा बल लगता है, तो आप कहेंगे सर प्रतिकर्षण का लगता है ना। और अगर असमान है तो आकर्षण का लगता है। तो हम समझते हैं कि ये बल जो लगता है उसके पीछे बल रेखाओं में ऐसा क्या है कि समान होने पर बल प्रतिकर्षण का और असमान होने पर आकर्षण का ही लगता है। वो समझते हैं बल रेखाओं के माध्यम से, बल रेखाओं की सहायता से। देखिए मान लेते हैं दोनों धनावेश है, मतलब समान प्रकार के आवेश हैं। दिखाई दे रहा है इस तरह से, दिख रहा होगा सबको। ये हमने बना दिया बल रेखा। यहां भी बनाइए आप, इस तरह से बना देना है। ये फटाफट खींच दो बस, लाइन डायग्राम में क्या दिक्कत है इसमें। ये बना दो इस तरह से। तो जरा ध्यान दो इधर, अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तब क्या होगा, बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, इनकी लंबाई ये थी, लेंथ अगर देखो तो इनकी लंबाई की ये है लंबवत दिशा, ये तो है, ये इनकी लेंथ है। ये देखिए लेंथ है, अगर इनके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा। ये मतलब बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा से दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो देखो जरा, ये इसकी लंबवत दिशा था लंबाई की, अब इससे दूर बहेगा, ये इधर की और ये इधर की ओर। तो जब बल रेखाएं दूर भगेंगी तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। दूर भगती है ना, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। इसीलिए कहेंगे समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल लगता है। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये थी इनकी लेंथ, ये है परपेंडिकुलर लाइन, इससे दूर भगेंगी, इस तरह से ऐसे भगेंगी, तो लगने वाला बल हो जाएगा प्रतिकर्षण का। ठीक है, दूसरा देखते हैं वो आकर्षण बल क्या होता है, देख लिया जाए। चलो अगला देखते हैं क्या होता है। अगला हमारा है कि अगर दो असमान आवेश हैं तब उनके बीच बल कैसा लगता है, आकर्षण का। वो क्यों लगता है समझे। ये मान लेते हैं एक धनावेश है
और ये क्या है, एक ऋणावेश है। ठीक, बल रेखा खींचनी हो तो कहेंगे सर धन आवेश से निकाल दो और ऋण पे आप प्रवेश करा दो। बिल्कुल करा दे रहे हैं, ये हमने करा दिया। अब क्या होगा जरा, अब देखिए जरा क्या होगा इसमें, है ना, सॉरी यहाँ पे आपको प्रवेश कराना है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, बताओ। बल रेखाएं अपनी लंबाई की समांतर दिशा में, जैसे ये इसकी लंबाई है तो अपनी लंबाई के समांतर में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जो इसकी लेंथ है, देखो ये तो लेंथ है बल रेखा की, ये सिकुड़ेंगे ऐसे। जब सिकुड़ेंगे तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण का। इसीलिए असमान आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। लिखना हो तो पॉइंट ये बनाइएगा कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के समांतर या अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ जाएंगी, डोरी समझते हैं, सिकुड़ो तो पास आएंगी ना, मतलब कौन सा बल, आकर्षण का बल लगता है। ठीक, चूंकि बल रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए असमान आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, ये क्लियर। ये हमने पढ़ लिया 5 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, बल रेखा धन आवेश में लंबवत, त्रिज्यता बाहर की तरफ, ऋण में भीतर की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी, बल रेखा धन आवेश से निकलेगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी, बल रेखा कभी काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, इसका मतलब वहां बल की 2 दिशाएं हैं, जो कि असंभव है, इसीलिए काट नहीं सकती। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसीलिए समान आवेशों में वैद्युत प्रतिकर्षण का बल लगता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए असमान आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, ये थी वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज या गुण। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट क्या होता है ये भी। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल रेखा क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद शुरू हो जाएगा डेरिवेशन, टफेस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर आपके लिए, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो पहले समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, कल्पना ही करना है, कर लिया हमने कि किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये मान लिया हमने। ये मान लेते हैं यहाँ ये किसी प्लस क्यू आवेश का है, बड़ा सा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र अलग गोलीय होना चाहिए, लेकिन मैंने रफली फिगर बना दिया है। अब आपको देखना है कोई दूसरा आवेश आपको लेके आना है इसके भीतर। ये मान लेते हैं आप लेके आते हैं Q0, मैंने बताया था आपको ये क्या है, परीक्षण आवेश। ये लेके आते हैं इस क्षेत्र के भीतर, मान लो इस पॉइंट पर आप लेके आए, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं A नाम दे दिया हमने। देखना क्या है कि जब किसी भी परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया गया, तब उस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, उसी को बोलेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इसको दिखाते हैं ई से, वेक्टर ई से। ये क्या होता है, बल बटे में आवेश। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने पर उस बिंदु पर कितना बल लगेगा, उसको बोलेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमने यहाँ क्यू नॉट लिया, आप क्यू ले लीजिए। ये भी मान लीजिए कहीं पर भी रखा हुआ है, इसको आप लेके चले आओ क्षेत्र के भीतर, मान लो आपने यहाँ रख दिया। अब आपको पता लगाना है कि इस वाले आवेश पर कितना बल लगेगा। अगर ये एकांक है तो एकांक का मतलब एक इकाई, उस केस में एक कर दो यहां जरा, इसको एफ हो जाएगा ना। लेकिन अगर क्यू के फॉर्म में आपको बनाना परिभाषा तो क्या होगा, मान लीजिए आप कहते हैं सर क्यू के रूप में आप बनाइए परिभाषा, क्योंकि आपने यहाँ क्यू लिखा है, तो आपको बोलना है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे हुए किसी आवेश पर लगने वाले बल
तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, इसको बोलते हैं अनुपात, क्या बोलते हैं निष्पत्ति को, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और दिखाते हैं वेक्टर ई से। समझ गए, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू, ये होता है इसका गणितीय रूप। ये बात क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।